दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेके। आज हम बात करेंगे उस औरत की, उस शख्सियत की जिसके बारे में दो एक दिन पहले मैंने भी बबलू श्रीवास्तव वाले एपिसोड में बताया था कि अर्चना शर्मा नाम का वो कैरेक्टर जो इतने लोगों के साथ जिसने काम किया, बहुत सारे गुनाहों को अंजाम दिया, दुबई में रही, डी कंपनी के टच में रही, बबलू श्रीवास्तव के साथ मिलके बहुत बड़े बड़े काम किए, कुछ एजेंसीज के लिए, कुछ लोगों के लिए। और अचानक 2098 के बाद उस औरत का कोई अता पता नहीं कि कहाँ है कहाँ नहीं है। मैंने भी अपने बबलू श्रीवास्तव वाले एपिसोड के अंत में कहा था कि अभी तक 98 के बाद उसकी कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। लेकिन देखिए, जब हम काम करते हैं तो उस काम के सिलसिले में कुछ नए लोग आपके साथ जुड़ते हैं, कुछ पुराने लोग टच में आते हैं और कहीं ना कहीं कुछ खबरें मिलनी निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं हमेशा इस बात में यकीन करता हूं कि आपके कांटेक्ट जो हैं वो हमेशा मेंटेन करके रखने चाहिए, पता नहीं ज़िंदगी में कब काम आ जाएंगे। तो इसी किस्म का वाक़या कुछ इस किस्से के साथ हुआ जब कल मुझे मेरे एक पुराने मित्र जो पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी रह चुके हैं, एजेंसियों के साथ भी काम किया है, कुछ बाहर भी उन्होंने काम किए नौकरी के दौरान, फिर अचानक उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के कुछ साल पहले वो अमेरिका में सेटल्ड हो गए। अभी कुछ दिनों के लिए वो हिंदुस्तान आए हुए थे, तो बबलू श्रीवास्तव का एपिसोड उन्होंने कहीं देख लिया। देखने के बाद कोई 8-9 साल के बाद मुझे उन्होंने फ़ोन किया कि मैं फलां आदमी बोल रहा हूँ, पहचाना क्या? अब इतने बड़े ऑफिसर जिनके साथ इतने साल गुजारे काम के दौरान, कौन भूलता है। तो उन्होंने बात करते करते मुझे बताया कि जो अर्चना शर्मा की आपने बात की है वो मरी नहीं है, बिल्कुल ज़िंदा है और अमेरिका के एक शहर में बहुत बढ़िया ज़िंदगी गुजार रही है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी खबर थी और मैं कल से ही इसकी बात का इंतज़ार कर रहा था कि एक नया दिन आए तो मैं ये एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करूं। देखिए, अभी पूरा किस्सा ये कैसे हुआ मैं आपको इसी एपिसोड के अंत तक आपको मालूम पड़ा कि उस ऑफिसर की मुलाकात अर्चना शर्मा के साथ अमेरिका में किस शहर में, किन हालात में कैसे होती है, ये पूरी तरतीब मैं आपको आज बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा अर्चना शर्मा के बारे में और जान ले, जो उन्होंने मुझे कुछ खास जानकारियां दी। अंदर खाते क्या क्या हुआ, बबलू श्रीवास्तव के साथ कैसे झगड़ा हुआ, जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी वो कैसे नहीं हुई, ये सब बहुत सारे किस्से मुझे पिछले 2-3 दिन में मालूम पड़े। कुछ इस ऑफिसर साहबान ने बताए और कुछ दूसरे सोर्स से, कुछ वकीलों से मेरी बात हुई जो उस ज़माने में इनके केस वगैरह लड़ा करते थे। तो काफ़ी एक नया एक सर्कल नया इस चैनल के थ्रू बनता जा रहा है और मुझे खुशी है इस बात की कि अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छी स्टोरीज, किस्से, कहानियाँ और आ रहे हैं जो मैं आपके साथ आने वाले दिनों में शेयर करता रहूँगा। अर्चना शर्मा वो सब किस्सा मालूम है, नेट पे अवेलेबल है। मैंने भी बताया और लोगों ने भी बताया कैसे फिल्म रास्ते में आई, कैसे क्या क्या किया। लेकिन जो दुबई में उसके साथ हुआ वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था अर्चना शर्मा की ज़िंदगी में। जब बबलू श्रीवास्तव के साथ वो दुबई में रह रही थी तो उसने एक बॉटिक खोला था वहाँ पे और वो अच्छा चल रहा था। और उन्हीं दिनों में बबलू श्रीवास्तव का खास दोस्त इरफान गोगा भी दुबई में था। तो कुछ कारणों की वजह से बबलू श्रीवास्तव हिंदुस्तान आया हुआ था या कहीं और गया था दुबई छोड़ के। ये बातें अर्चना ने पूरी तरह क्लियर नहीं की भी होंगी तो शायद मेरे उन सोर्सेज ने वो पूरी बात नहीं बताई जो बतानी नहीं चाहिए। तो अर्चना शर्मा 2-2.5 महीने के लिए अकेली थी दुबई में। उन्हीं दिनों में इरफान गोगा ने अर्चना शर्मा का फ़ायदा उठाना चाहा बबलू श्रीवास्तव की गैर हाजिरी में। एक दिन उसने कुछ किसी बहाने से अर्चना को अपने घर बुलाया
और उसका कहना है अर्चना का कि वो चली गई क्योंकि वो बबलू का दोस्त था और उसको मैं इतने सालों से जानती थी। लेकिन वहाँ पे उसने एक दो पैग पीने के बाद अर्चना शर्मा से बदतमीज़ी करने की कोशिश की, जो अर्चना ने बर्दाश्त नहीं की और वो उसको गाली गलौज करके उसको धक्का दे के उसके घर से निकल आई। और वो तभी ज़माना था, तभी मोबाइल फ़ोन नहीं था, बबलू का कोई ठिकाना नहीं था। अर्चना का कहना ये है, जो बातें मुझे मेरे उन एक सीनियर फॉर्मर पुलिस ऑफिसर ने बताई, जिनकी बात को गलत समझना कोई माना मेरे लिए कोई ऐसा मैं सोच नहीं सकता कि वो मेरे साथ कोई ऐसी गलत बात या गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये सब बातें अर्चना शर्मा ने जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उस ऑफिसर को अमेरिका के एक शहर में 3-4 घंटे चली एक मीटिंग में बताई। ये 2 मीटिंग्स हुई थी, दूसरी मीटिंग का मैं आपको बताऊंगा। तो अर्चना शर्मा ढूंढ रही थी बबलू श्रीवास्तव को कि मैं उसको बताऊं कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी गैर हाजिरी में मेरे साथ क्या सलूक किया है। तो अर्चना का कहना है कि वो गुस्से में बबूला थी, किसी और से बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसमें उसकी अपनी बेइज्जती होने का भी सवाल था। अर्चना का कहना है कि बात करनी होती तो वो दाऊद के साथ, उसके भाइयों के साथ या शरद शेट्टी के साथ, सब लोग तभी जिंदा थे और सब के सब दुबई में थे, तो मैं किसी को भी बता सकती थी, लेकिन मैंने बताना अच्छा नहीं समझा। तो आखिर 2 महीने के बाद बबलू के साथ अर्चना का कांटेक्ट होता है। अर्चना उसको पूरा किस्सा सुनाती है, लेकिन काफ़ी देर बाद बात सुनते सुनते भी बबलू ने कोई रिएक्ट नहीं किया। और जब अर्चना को गुस्सा आया कि मैं तुम्हारे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया और तुम उसकी कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो, क्या बात है, तो बबलू ने इस बात को थोड़ा हल्के में लिया और बोला चलो कोई बात नहीं, कई बार दारू वारू पी के ऐसा हो जाता है। तो अर्चना का कहना है कि बबलू का ये एटीट्यूड उसको बहुत बुरा लगा और वो पहली बार थी जब उसके दिल से बबलू श्रीवास्तव का जो एक प्यार का जो शादी वादी करने का जो आगे इरादा था, वो कहीं ना कहीं भटका उस किस्से से। तो उसके बाद और कारणों से इरफान गोगा की दुबई में कैसे मौत होती है, वो किस्सा भी आपको सुनाऊंगा। बहुत सारी नई जानकारी आ रही है बाहर से भी और कुछ अंदर के सोर्सेस से भी। तो उसको लेके बबलू श्रीवास्तव जब वापस दुबई आता है तो वो तैयारी करके आया था कि दुबई छोड़ना पड़ेगा। तो वो जो अर्चना का जो उसकी जब मीटिंग होती है, तो अर्चना का कहना है कि उसके बाद का जो समय था उसमें बबलू के बिहेवियर में काफ़ी फ़र्क था और मैं समझ गई थी कि ये शख्स मेरे साथ कोई शादी वादी करने वाला नहीं है, मुझे अपना कोई और रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो जब तक मुझे कोई अपना इंडिपेंडेंट काम नहीं मिलता था, जब कुछ था, तो मैं बबलू श्रीवास्तव को छोड़ नहीं सकती थी। ये फील्ड ऐसा है कि अगर मैं आज एक के साथ हूँ, कल दूसरे के साथ हूँ, तो कभी भी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ सकती है और आपकी अपनी जो एक औरत होने के नाते जो इज्जत का सवाल होता है, जो आपकी सेल्फ एस्टीम होती है, वो काफ़ी खतरे में पड़ती है। तो करते करते 95 में जब बबलू गिरफ्तार होता है सिंगापुर से, एक्स्ट्राडाइट करके लाया जाता है, तो उस समय पे जो अर्चना शर्मा थी वो नेपाल पहुंच चुकी होती है। देखिए बड़ी मज़ेदार बात मुझे बताई उन्होंने कि अर्चना शर्मा के पास 4 पासपोर्ट थे। एक हिंदुस्तान का पासपोर्ट था, एक नेपाल का पासपोर्ट था, एक थाईलैंड का था और एक कंबोडिया का था। और हिंदुस्तान के पासपोर्ट पे अर्चना शर्मा नाम था। नेपाल के पासपोर्ट पे क्या नाम था वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उस नाम से आज अर्चना शर्मा एक दूसरे नाम से अमेरिका में रह रही है। तो वो नाम नहीं बताना चाहता कि अब उसकी ज़िंदगी अपने तरीके चल रही है, उसमें खलल डालना शायद अनएथिकल होगा। और उसने आजकल कोई ऐसा काम भी नहीं कर रही कि उसको वापस सुर्खियों में लाया जाए। तो नेपाल में बैठे बैठे उसने 1-2 बुटीक नेपाल में आके खोले, अपना काम करती रही, लेकिन कभी ना कभी कोई ऐसा काम बबलू उसको जेल की सलाखों के पीछे बैठे भी
बता देता था, जो उसको अपनी जो सर्वाइवल है और एक जिस फील्ड में वो कदम रख चुकी थी उसमें अपनी जगह बनाए रखने के लिए उसको ये काम बबलू के कहने पे करने पड़ते थे। और उसको थोड़ी, उसका कहना है कि उसको थोड़ी सी थ्रिल भी मिलती थी कि चलो एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग, कुछ अच्छा नहीं बुरा है लेकिन कुछ ना कुछ कर तो रही हूँ। तो ये उसका अपना एक सोचने का तरीका है। तो नेपाल में बैठ के बबलू के साथ टच में रह के वो कभी कभी हिंदुस्तान आती थी चोरी छिपे किडनैपिंग के मामलों में। बबलू का वो पूरी प्लानिंग करके उसके बंधुओं के साथ मिल के फिरौती मांगना, पैसा इकट्ठा करना, कुछ अपने पास रखना, कुछ बबलू को देना उसके खर्चे के लिए। तो ये वो काम चलता रहा। बीच में काफ़ी कुछ हुआ और लंबी डिटेल है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो बात आती है 98 में। 98 अंडरवर्ल्ड में एक बहुत क्रूशल ईयर था, बहुत ही ख़ास किस्म का साल था। वो साल था जब दाऊद इब्राहिम एंड कंपनी दुबई छोड़ के कराची में सेटल हो चुकी होती है। छोटा राजन दाऊद को छोड़ के अपना इंडिपेंडेंट गैंग बना चुका होता है और काफ़ी सारे लोग दाऊद को छोड़ के छोटा राजन के साथ मिल गए होते हैं। और वो भी एक बड़ी बढ़िया कहानी है कि छोटा राजन दुबई से कैसे निकला वहाँ से, जब उसका पासपोर्ट दाऊद कंपनी ने रख लिया था और उसको नया पासपोर्ट कैसे मिला, कैसे एजेंसीज की मदद से, इंडियन एम्बेसी की मदद से उसको दुबई से निकाला गया, कैसे नेपाल लेके गया, फिर बाद में कैसे उसको मलेशिया में सेटल किया गया। वो एक कहानी फिर कभी सुनाऊंगा। बहुत सी बातें नई निकल के आ रही हैं ऐसा ऐसा ऐसा। तो 98 का वो साल था जब नेपाल के एक बड़े अंडरवर्ल्ड के सरगना, पॉलिटिशियन, एक्स मिनिस्टर, मीडिया टाइकून, आर्म स्मगलर, सुपारी किलर, पता नहीं जो आप उसके बारे में कह सकते हो आप कह सकते हो, उसका नाम था मिर्ज़ा दिलशाद बेग। उसकी हत्या की प्लानिंग होती है क्योंकि मिर्ज़ा दिलशाद बेग आईएसआई के साथ मिलके हिंदुस्तान में काफ़ी गड़बड़ें करवा रहा था। ओरिजिनली वो हिंदुस्तान के रहने वाला था, बाद में वो कृष्णा नगर चला गया और वहाँ पे वहाँ सेटल हो के ऐसा ऐसा उसने नेपाली सिटीजनशिप ली और उसके बाद इलेक्शन लड़ा, एमपी बना और मंत्री बना कोइराला की सरकार में। वो शायद हाउसिंग मिनिस्टर था वहाँ का, नेपाल का। तो खैर बहुत अच्छा असर रसूख। और वहाँ बैठ के वो यूपी के कुछ पॉलिटिशियंस की खास तौर से समाजवादी पार्टी के लोगों की इलेक्शन भी फाइनेंस करता था, फंडिंग करता था, क्राइम तो करता ही था। तो उसने अपने घर में एक, जहाँ रहता था वहाँ एक अंडरग्राउंड सेलर बना रखे थे जिसमें बेसमेंट जिसको बोलते हैं, उसके अलावा वहाँ बड़ी बड़ी हाई एंड गाड़ियाँ कुछ चोरी की हिंदुस्तान से की हुई, वो नेपाल जाके वहाँ नंबर प्लेट नेपाल की लगा के चलाना, बेचना, कुछ इस किस्म के काम भी वहाँ होते थे। और वहाँ एक तो बार कोई लाशें भी मिली उस अंडरग्राउंड पोर्शन के उसके घर के, लेकिन उसकी पहुँच के चलते हुए वो मामले खुर्द बुर्द हुए। तो इंडियन एजेंसीज उसकी करतूतों से बहुत परेशान थी। एजेंसीज का कहना है कि अंडरवर्ल्ड के पास या दूसरे क्रिमिनल्स के पास जो हथियार आते थे उनमें से 75% जो असला आता था, बारूद आता था, वो दिलशाद बेग भेजता था हिंदुस्तान। पूरा जो लैंड बॉर्डर था यूपी का और नेपाल का, उसमें काफ़ी सारे अड्डे, सेफ हाउसेज उसने बना रखे थे जहाँ से हिंदुस्तान से भागे हुए, ख़ास तौर से दाऊद कंपनी के लोग दुबई जाने के पहले ट्रांजिट पॉइंट जो था नेपाल, उनको शरण देना दिलशाद बेग का मेन काम था। फिर फेक करेंसी का धंधा करना, ड्रग्स के रैकेट चलाना, पैसा जनरेट करना और आईएसआई के साथ मिलके हिंदुस्तान के खिलाफ काम करना। तो एजेंसीज ने एकता इस फिराक में थी कि किसी तरह अगर आईएसआई की एक्टिविटीज़ को नकेल डालनी है, दाऊद की एक्टिविटीज़ को रोकना है, तो दिलशाद बेग को रास्ते से हटाना होगा। वो बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, 2-3 महीने उसकी प्लानिंग की जाती है और उस पूरी प्लानिंग में अर्चना शर्मा एक बहुत अहम रोल अदा करती है। ये दिलशाद बेग से दोस्ती करती है अपनी बुटीक के बहाने।
तो वो करते 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 उससे मिलना जुलना करके उसकी घर तक पहुंच जाती है उसके। और वो शख्स क्योंकि शादीशुदा था, अपने घर में नहीं मिलना चाहता था, तो इसको कहीं दूसरे घर में कहीं बुला लेता था, बातचीत वहाँ करेंगे। उससे मालूम पड़ा कि उसकी एक और बीवी भी है जिसके पास वो कभी कभी उसको मिलने जाता है। तो अर्चना ने उसको कहा भी कि आप ये दो दो बीवियाँ रखी हुई, आप पॉलिटिशियन और लोग क्या कहेंगे। तो उसने कहा हमें तो 4 रखने की इजाज़त है, मैंने तो 2 ही रखी हैं, वो अब तीसरी भी आ जाएगी। तो इस किस्म की बातें करते करते अर्चना ने उसका काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस जो था वो जीत लिया। उसी बातचीत के थ्रू जो कई महीने चली, उसमें जो उसकी दूसरी बीवी का जो अता पता मिला, कहाँ उसको मिलने जाता है। और जब वो ऑफिशियल बीवी तो थी नहीं, इसलिए वहाँ पे हमला फैला लेके जा नहीं सकता था। जब आदमी चोरी का काम करता है तो चोरी से जाता है, तो अदरवाइज तो उसके पास उसकी सरकारी सिक्योरिटी, उसके अपने पर्सनल बॉडीगार्ड, अपने हथियार सब रहते थे, उसकी गाड़ियों का काफिला चलता था। लेकिन जब उस पार्टिकुलर औरत को मिलने जाता था तो 2 या 3 आदमी साथ में लेके जाता था, बहुत बड़ी भीड़ लेके नहीं जाता था। तो वो पूरी रैकी जो थी, उस घर की पूरी इन्फॉर्मेशन बबलू श्रीवास्तव के कहने पे अर्चना शर्मा ने निकाली। और बबलू श्रीवास्तव डायरेक्ट छोटा राजन के टच में था। हमारी एजेंसीज के कुछ लोग भी पूरा ऑपरेशन मॉनिटर कर रहे थे, क्योंकि उनका मतलब राजन से, जब बबलू श्रीवास्तव या अर्चना से नहीं था, उनका मकसद था मिर्ज़ा दिलशाद बेग को रास्ते से हटाना। तो बड़ी तरीके से वो कार्रवाई की गई, उनको हथियार प्रोवाइड किए गए, और छोटा राजन की पूरी कंपनी, जितने उसके शार्प शूटर थे, डैनी नेपाली, अपना भरत बालू डोकरे, और जितने भी थे ये सब लोग, फरीद तनाशा, तो ये सब लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, 18-20 आदमी। और बहुत तकड़ी घेराबंदी की गई थी, सोफिस्टिकेटेड वेपन इनको दिए गए। और एक दिन जब उसकी हाज़िरी उस घर में देखी गई रैकी के बाद, तो दिलशाद बेग पे हमला किया गया और उसको गोलियों से भून दिया गया। उसको पहली गोली जो सर पे मारी थी वो बालू डोकरे ने मारी थी, ये भी मालूम पड़ा। तो ये छोटा राजन का बबलू श्रीवास्तव की मदद से और अर्चना शर्मा की मदद से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कामयाब हुआ, जिससे छोटा राजन की अहमियत दोबारा अंडरवर्ल्ड में खड़ी हुई। उसके कुछ और रीज़न भी थे छोटा राजन के। उसके पहले इसके 3 लोगों को वहाँ मारा गया था नेपाल में, उसका बदला भी लेना था। और वो छोटा राजन दाऊद को एक ये बताना चाहता था कि मैं बाहर जरूर बैठा हूँ, लेकिन मैं आई एम नॉट डाउन, मैं अभी इतना कमज़ोर नहीं हुआ कि मैं रिटेलिएट नहीं कर सकता। तो ये एक मैसेज मलेशिया में बैठे हुए छोटा राजन मलेशिया में, बबलू श्रीवास्तव बिहार की जेल में था, और बाकी शूटर ऑन द स्पॉट थे। और अर्चना शर्मा नेपाल में बैठी, पूरा उसने अपना काम किया, जो अप्रिशिएट भी हुआ एजेंसीज की तरफ से। तो वो एक बहुत बड़ा कांड 98 में हुआ। तो ये 98 का साल था जब दिलशाद बेग के आदमी ढूंढ रहे थे अर्चना शर्मा को, बबलू श्रीवास्तव के और लोगों को, और छोटा राजन के उस पूरी टीम को, जो नेपाल में ही थी अभी, क्योंकि दिलशाद बेग के कत्ल के बाद पूरा बॉर्डर सील कर दिया गया। दिलशाद बेग के लोगों ने और नेपाल की गवर्नमेंट में, ये जो आदमी अंदर आए हुए हैं बाहर नहीं जाने चाहिए, पूरे एंट्री एग्जिट पॉइंट पे बहुत तगड़ी निगरानी रखी गई। और छोटा राजन के सारे शूटर वो 1.5-2 महीना नेपाल में घर बदलते रहे, कभी यहाँ रहना कभी वहाँ रहना। और उन्हीं दिनों में ये जब छुपे रह रहे थे वहाँ पे, उन्हीं दिनों में रोहित वर्मा की एक नेपाली लड़की के साथ उसका इश्क हो जाता है, बाद में शादी हो जाती है। उन्हीं दिनों में फरीद तनाशा का एक नेपाली लड़की से अफेयर हो जाता है, हालांकि ऑलरेडी शादीशुदा था। जब वापस आते हैं 2 महीने के बाद, तो फरीद तनाशा अपनी नई गर्लफ्रेंड को उससे शादी करता है, उसको भी लेके बम्बई आ जाता है। हालांकि उसकी पहली बीवी भी और बच्चे यहाँ रहते थे बम्बई में, छोटा राजन के एरिया में। तो यहाँ उसको लेके उससे एक बच्चा भी पैदा हुआ, बेटा हुआ। और देखिए जिस दिन फरीद तनाशा को मारा जाता है,
उस दिन वही नेपाली लड़की उस दिन के बाद आज तक गुल है, अपना बच्चा भी वहाँ पे छोड़ के गई, नहीं लेके गई। तो ये उन दिनों की बात है। तो अर्चना शर्मा का कहना है दिलशाद बेग की मिर्ज़ा की मौत के बाद उसका नेपाल में रहना बहुत मुश्किल हो गया था। तो वो बड़ी तरीके से, उसको अरेस्ट भी किया गया था, 10-12 दिन वो कस्टडी में रही वहाँ पे। लेकिन छूटने के बाद उसने इस फिराक में थी कि यहाँ से भागा कैसे जाए। तो ये मैं कहानी ख़त्म करूँगा छोटी सी आपको ये किस्सा बता के। तो एक दिन एक कैसीनो में उसको अमेरिकन टूरिस्ट मिलते हैं। 10-12 लड़कों और लड़कियों का एक ट्रूप अमेरिका से नेपाल घूमने आया हुआ था। तो कैसीनो से एक शख्स के साथ अर्चना की आंख मिल जाती है। वहाँ पे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उनके साथ घूमते घूमते कैसीनो में खाना खाने इधर उधर, तो अर्चना की उस पटेल से दोस्ती हो जाती है। उसका सरनेम पटेल था, पूरा नाम भी है हमारे पास लेकिन वो बताएंगे नहीं अभी। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर इनका वो अफेयर इतना बढ़ता है कि पटेल अर्चना शर्मा को शादी करने की ऑफ़र देता है और अर्चना वो मान जाती है और वहीं पे इनकी एक शादी की जाती है। उसके बाद अर्चना शर्मा के जो उसका नेपाली पासपोर्ट था, जो उसका नाम था, वो नाम भी मेरे पास है, वो पासपोर्ट के ज़रिए अर्चना शर्मा अमेरिका जाती है और आज तक उसी पटेल के साथ अमेरिका के एक बड़े शहर में रह रही है, एक नए नाम के साथ। तो 2016 में जो मेरे मित्र हैं उनकी मुलाकात 2 दिन एक शहर में अर्चना शर्मा के साथ होती है, क्योंकि पुलिस वाला भले रिटायर भी हो जाए तो कुछ खोजबीन करने की आदत जाती नहीं। तो दूसरे दिन भी उनकी मीटिंग 6-7 घंटे चली, वो अर्चना शर्मा के फ्लैट में हुई। और अर्चना शर्मा आजकल अपने हस्बैंड का जो प्रॉपर्टी रेंट आउट करने का जो बिज़नेस है वो देखती है। हस्बैंड कुछ और बिज़नेस करता है, लेकिन उस शख्स को ये पता नहीं कि ये जो उसकी बीवी जो एक नए नाम से उसके साथ रह रही है, ये वही अर्चना शर्मा है जो एक ज़माने में अंडरवर्ल्ड के साथ किस तरह जुड़ी हुई थी। तो ये किस्सा पूरा डिटेल में आपको फिर कभी और एपिसोड में सुनाऊंगा, क्योंकि अर्चना ने बहुत सारी बातें दाऊद गैंग की भी की हैं, छोटा राजन की भी की हैं, बबलू श्रीवास्तव की भी की हैं और नेपाल के कुछ और लोगों की, पॉलिटिशियंस की भी की हैं, जो पूरी बातें कल मुझे 3-4 घंटे की मुलाकात में उस ऑफिसर ने मुझे बताई। तो ये किस्सा था अर्चना शर्मा का। वो कहीं गुल नहीं हुई है, उसकी बड़ी अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रही है। औलाद उसकी नहीं है, मियाँ बीवी दोनों हैं और एक शहर में बड़ी आराम की ज़िंदगी बिता रहे हैं। आज के दिन के लिए इतना ही। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।